नमस्कार दोस्तों। हमने पहले यूटा के स्किन वॉकर रैंच पे हुई घटनाओं की चर्चा की है, लेकिन बॉर्डर के उस पार एरिजोना में एक और रैंच है जिसकी कहानी भी उतनी ही अजीबोगरीब है। इस एपिसोड में हम एक आदमी की एलियंस के साथ जद्दोजहद को देखेंगे। तो आइए चलते हैं एरिजोना के स्टारडस्ट रैंच पे। आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी। काफी शाम होने पे जॉन एडमंड ने यह फैसला किया कि उसने काफी समय सामान और फर्नीचर को करीने से लगाने में बिता दिया है और अब वक्त आराम करने का था। उसने किचन से कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ली और अपने नए घर के सामने पोर्च पे बैठ गया। जॉन और जोयस ने जो रैंच लिया था वो 10 एकड़ में फैला हुआ था और 5 बेडरूम्स के अलावा घर में स्विमिंग पूल, मेहमानों के लिए कमरा और घोड़ों के लिए 2 बाड़े बने हुए थे। बचपन से ही जॉन का ये सपना था कि वो एक जगह खरीदे जहां वो अपना समय घायल घोड़ों के इलाज में बिताए, और आखिर ये सपना सच हो गया था। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जॉन ने दूर पेड़ों के बीच कोई हलचल देखी। कुछ मिनट्स में एक आदमी पेड़ों के बीच से निकलकर घर की तरफ आता दिखाई दिया। जॉन किसी का इंतजार नहीं कर रहा था और ढलती हुई शाम में बची हुई रोशनी उस आदमी पर पड़ी तो जॉन ने उसके हाथ में लंबी सी धातु की चमकदार चीज देखी। वो फटाफट अपनी कुर्सी से उठा और अंदर अपनी रिवॉल्वर लेने चला गया। घर से बाहर निकलते ही जॉन उस आदमी की तरफ बढ़ा, हाथ में रिवॉल्वर पकड़े हुए, जैसे कि वो उसे जानबूझकर ये दिखाना चाहता हो। जैसे जैसे उन दोनों के बीच की दूरी कम होती गई, उसने सोचा कि शायद ये पुराने रैंच के मालिकों के सामान के लफड़े की वजह से तो नहीं। कुछ दिन पहले जब जॉन और जॉयस रैंच पे आए थे तो उन्होंने देखा था कि घर पे अभी तक पुराने लोगों का फर्नीचर और पर्सनल सामान बिखरा पड़ा था। उसने तुरंत ही अपने एजेंट को उस बारे में फोन किया। एजेंट ने माफी मांगते हुए उनसे अगले दिन आने को कहा और साथ में यह भी कहा कि तब तक वो पुराने लोगों से बात भी कर लेगा। अगली सुबह जब जॉन रैंच पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हर फर्नीचर अपनी जगह से उखड़ा हुआ था और बाहर खाली पड़े स्विमिंग पूल में ठूस ठूस के भरा हुआ था। जॉन ने एजेंट को फिर से कॉल लगाया, जिसने कहा कि उसे उस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसकी बात पुराने लोगों से अभी तक नहीं हुई है। एक दिन और इंतजार करने के बाद जॉन अपना संयम खो रहे थे और उन्होंने सारा कबाड़ खुद हटाने का फैसला किया। जैसे ही वो दोनों आदमी एक दूसरे के करीब आए तो उनके बीच एक बेचैन करने वाली शांति सी छा गई। उस आदमी ने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, साथ ही उसके चेहरे पर डर के भाव भी थे। लेकिन उस आदमी के हाथ में लंबा सा चाकू देखकर जॉन ने रिवॉल्वर पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली। उस आदमी ने अजीब सी आवाज में कहा कि वो रैंच के पुराने लोगों के लिए काम करता था। जॉन ने शांति से उसे समझाया कि रैंच अब उसने खरीद लिया है और उस आदमी से उस चाकू के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा कि वो ये चाकू रैंच पे घूमने वाली अमानवीय ताकतों को मारने के लिए रखता है, जिसका कि पुराने लोग उसे पैसा भी देते थे। जॉन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर उस आदमी से कहा कि उसे ऐसी किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने रैंच पे ऐसी कोई ताकतों को अभी तक नहीं देखा है। कुछ समय दोनों के बीच शांति बनी रही और उसके बाद वो आदमी हंसा और अपना चाकू जमीन में गाड़ते हुए वापस जाने लगा और जाते जाते उसने कहा कि जॉन अपने इस फैसले से बहुत पछताएगा। जॉन ने उस आदमी को फिर से पेड़ों के बीच गायब होते देखा। तब तक उसे यह नहीं पता था कि उस आदमी की बात कितनी सही होने वाली है। शुरू शुरू में जॉन और जॉयस की जिंदगी ठीक ठाक चलती रही। पहले कुछ हफ्तों में उन्हें घायल घोड़ों की अच्छी खेप मिलती रही। फीनिक्स जैसे बड़े शहर के 1.5 घंटे की दूरी के कारण उन्हें जो भी चाहिए होता वो मिल जाता। जॉन को पहली बार लगा कि एजेंट्स ने उन्हें उस रैंच के बारे में सब कुछ नहीं बताया है जब उसने अपनी फोन लाइन रिपेयर करने के लिए कंप्लेन की। 3 बार कंप्लेन करने के बाद भी फोन कंपनी से कोई नहीं आया। तब जाकर जॉन ने एक लिखित कंप्लेन कराई और उसके बाद एक इंजीनियर थोड़ी देर के लिए रैंच पे आया। जब वो इंजीनियर रैंच पे आया तो वो बड़ी जल्दी जल्दी काम करने लगा। उसे ऐसा करते देख जॉन ने उससे इस जल्दी की वजह पूछी। उसने बिना अपना काम छोड़े कहा कि ये रैंच शापित है और सारे लोकल लोग इस जगह से बचते हैं। इस बातचीत के कुछ दिनों बाद ही जॉन को यह बात साफ हो गई थी। अपनी सुबह की वॉक के दौरान उसने देखा कि कोई उसके घोड़ों के दोनों बाड़ों के साथ बदमाशी कर रहा है। कुछ जगह पे बाड़े के लोहे के रॉड्स को जमीन से उखाड़ दिया गया था और कुछ जगह उन रॉड्स को बहुत ज्यादा मोड़ भी दिया गया था। ये घटनाएं चलती रहीं और नुकसान भी बढ़ता गया। रात में जॉन को अजीब सी भुनभुनाहट की आवाजें आती, लेकिन जब वो बाहर निकलते तो उन्हें इस आवाज का स्रोत नहीं मिलता। सुबह होने पे ही जॉन को अपने नुकसान का एहसास हुआ।
बात और बिगड़ गई जब उसने अपने घोड़े को मरा हुआ पाया। उस जानवर के गले में एक लोहे की रॉड मुड़ी हुई मिली, जैसे कि उसका गला घोटा गया हो। हम जब इस बारे में सोच रहे थे कि कैसे लोहे की रॉड को घोड़े के गले में मोड़ के डाला गया था, कि तभी जॉयस रोने लगी और उसने जॉन से कहा कि काफ़ी समय से उसे यह लग रहा है कि रैंच पे कोई उसे हमेशा देखता रहता है। जॉयस ने कहा कि उसने परछाइयों को उसके पीछे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते देखा है और उसकी आंखों के किनारे से उसे ये परछाइयां दिखाई देती हैं, लेकिन जब वो उस तरफ ध्यान से देखती है तो वो गायब हो जाती हैं। जॉन ने उसे समझाया कि शायद वो काफ़ी थकी हुई है और रैंच पे हो रही चीज़ों से दुखी है, लेकिन खुद उसके दिमाग से उसके घोड़े की मौत की बात निकल नहीं रही थी। उसने ये फैसला किया कि वो घर पर कई जगह अपने हथियार रखेगा ताकि समय आने पर उसे दूर न जाना पड़े। एक रात जॉन अपने बिस्तर पर जागे हुए थे क्योंकि वो जॉयस के खुर्राटों की वजह से सो नहीं पा रहे थे। वो लेटे हुए कमरे की दीवार को देख रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि 3 आकृतियां धीरे धीरे उस दीवार पर प्रकट होने लगीं। जॉन डर के मारे अपनी जगह जम से गए थे और तभी उन 3 आकृतियों ने जॉयस की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन तीनों में से एक आकृति ने जॉयस की तरफ हाथ बढ़ाया, जॉन का डर गुस्से में बदल गया। वो तुरंत बिस्तर से उठा और अपने बेसबॉल बैट को उठा लिया। चंद सेकंड्स में ही जॉन बिस्तर के दूसरी तरफ आ गया जहां वो 3 आकृतियां जॉयस के ऊपर झुकी हुई थीं। उसने अपना बैट घुमाया और वो सबसे पास वाली आकृति को लगा। अचानक ही एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आई और वो आकृतियां गायब हो गईं। जॉयस, जो कि इस चीख से जाग चुकी थी, वो जॉन को बैट पकड़े अपने बिस्तर के ऊपर खड़ा देख हैरान रह गईं। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें इस कहानी के कोई सबूत नहीं मिले। हाँ, वो जॉन के हर कमरे में रखे हुए हथियारों को देख के हैरान थे और उनके जाने के बाद जॉन ने सोच में पड़ गए थे कि वो आकृतियां कौन थीं। इस घटना के बाद जॉन लगभग हर हफ्ते अपनी और अपनी बीवी की सलामती के लिए लड़ता रहा। हर दिन वो रात को जागने लगा ताकि जॉयस की सुरक्षा कर सके और उसे वो भुनभुनाहट की आवाज़ कुछ दूर से सुनाई देती। कभी कभी जब वो रात को खिड़की से बाहर देखता तो उन्हें अजीब से दरवाजे दिखाई देते जिनसे निकलती हुई रोशनी से आसपास की चीज़ें ढक जाती। इस दौरान जॉन ने बहुत सी उड़न तश्तरियाँ देखी और बहुत सारी लाइट्स की बॉल्स भी, जो कि उड़ते हुए उन दरवाज़ों के बीच में घुस जाती, जो बाद में बंद हो जाते और चारों तरफ अंधेरा छा जाता। कभी कभार उन्हें उड़न तश्तरियों के पीछा करते हुए मिलिट्री के प्लेन्स भी दिख जाते, जिनसे उन्हें यह पता चला कि आर्मी को इस जगह की जानकारी है। उन आकृतियों का रात्रि भ्रमण जारी रहा। जॉन ने देखा कि वो अक्सर 3 के समूह में होते थे और वो बंद दरवाजों और खिड़कियों के आर पार आराम से चले जाते थे। जॉन ने इन आकृतियों के बारे में बताया कि वो लगभग 4 फीट के आसपास थीं और उनकी त्वचा बहुत ठंडी थी। कुछ ऐसे मौक़ों पे जब जॉन उनके इतने पास चले जाते कि चाकू से उन पे हमला कर सकें, तो उनके शरीर से निकलने वाला तरल ब्रेक फ्लूइड जैसा होता था। एक शाम जॉन ने देखा कि उनका पालतू कुत्ता इन आकृतियों का पीछा कर रहा था। उसने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे काटा। इसी के साथ वो आकृतियां गायब हो गईं। जॉन ने देखा कि कुत्ता अचानक ही खांसने लगा और थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। रैंच पे आगे चल के 2 और कुत्तों की मौत भी इसी वजह से हुई, लेकिन रैंच पे मरने वाले बस यही जानवर नहीं थे। कुछ घोड़ों की भी लाशें मिली जिनको काटा गया था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद जॉन रात भर जाग नहीं पाते थे और अक्सर थक कर चूर होकर वहीं सो जाते। एक दिन जब उन्हें एक झपकी आई और वो नींद में चले गए कि तभी डर के मारे उनकी नींद खुल गई। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। जॉयस, जो कि सोई हुई थी और उसका शरीर हवा में उठता हुआ खिड़की की तरफ जाने लगा जहां से वो रोशनी आ रही थी। ये देख जॉन को लगा कि समय गंवाना ठीक नहीं है। अब तक उन्होंने अपने रैंच पे बंदूकों का उपयोग नहीं किया था, मगर अब उन्हें लगा कि ये सही वक्त है। चंद सेकंड में ही वो अपनी बंदूक लेकर खिड़की के बाहर पहुंच गए और जिस जगह से लाइट आ रही थी उस तरफ अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी। बिना समय गवाए जॉन ने अपनी बंदूक रीलोड की और फिर उस तरफ गोलियां बरसाता रहा जब तक कि वो चीज और वो रोशनी गायब नहीं हो गई। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक आकृति को बड़ी तेजी से घर से बाहर भागते हुए देखा, जो कि जाकर एक दरवाजे में घुस गई और वो बंद हो गया और बाद में अंधेरा छा गया। वापस कमरे में आने के बाद उन्होंने जॉयस को एक कोने में पड़ा हुआ पाया। इस घटना के बाद
वो जॉयस को हथकड़ी पहनाकर सुलाने लगे ताकि फिर उसे कोई ना ले जा सके। जॉन और जॉयस की भरपूर कोशिशों के बाद भी उन्हें लगने लगा कि वो समय का कुछ भाग मिस कर रहे हैं। कई बार जब वो उठते थे उनके शरीर पर चोटों के निशान रहते थे। सबसे अजीब तो बड़ी चोटें और खरोंचें होती थीं जो कि भर भी चुकी होती थीं, जिनको देखने से लगता था कि उनको चोट लगे काफ़ी टाइम हो गया है। थक हार के जॉन ने लोकल मीडिया से मदद के लिए गुहार लगाई। उसने रेडियो और टीवी शो में भी भाग लिया और बहुत सारे यूएफोलॉजिस्ट को भी रैंच पे बुलाया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रही। आखिर 20 साल के बाद जॉन हार चुके थे और उन्होंने 2016 में अपना रैंच बेच दिया और कहीं और चले गए। जॉन और जॉयस की कहानी को हम एक झूठ की तरह भी नकार सकते हैं। एक दंपत्ति को परग्रही 20 साल तक परेशान करते रहें, यह सोचने में थोड़ा अजीब लगता है। जॉन ने खुद कहा कि उसने 18 आकृतियों को मारा था, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए एक भी शरीर नहीं था। उनका कहना था कि वो मरते ही गायब हो जाते थे, जो कि एक कहानी बनाने वाले के लिए अच्छी चीज थी। कई लोगों ने यह भी कहा है कि अपनी कहानियों को लोगों को सुनाने से पहले जॉन अपना रैंच बेचना चाहते थे और इन सब के बाद प्रॉपर्टी का दाम 5 गुना ज्यादा हो गया था। खैर, इस कहानी में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इसे वजन देती हैं। इस जगह ऐसी घटनाओं के सबूत सिर्फ जॉन और जॉयस ही नहीं हैं, बल्कि इनके अलावा भी बहुत लोग हैं। जीना आयरॉन्स, जो कि 70 के दशक में रैंच पे रहती थीं, वो जॉन के मीडिया में जाने के बाद खुद भी खुल के सामने आई और अपनी आपबीती सुनाई। उनके हिसाब से इनके घर में बहुत सी परछाइयां घुस आती थी और जब भी वो आसपास होती थी तापमान एकदम गिर जाता था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने जब रैंच पे खोजबीन की तो उन्हें गोल पत्थर मिला जिसमें एक सितारे की आकृति कुरेदी हुई थी। 2013 में एक दोस्त ने जॉन को मशहूर बायोलॉजिस्ट विलियम लेवनगुड से मिलवाया। जॉन ने विलियम को कुछ मांस और फ्लूइड के सैंपल्स भेजे जो कि एक आकृति को मारते वक्त गिरे थे। कुछ दिनों बाद विलियम ने जॉन को फोन करके कहा कि उन चीज़ों से जो डीएनए लिया गया है वो इस पृथ्वी का है ही नहीं, और जो फ्लूइड उन्हें दिया गया था वो क्लोरोफिल से मिलते जुलते पदार्थ से बना था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पूरी दुनिया में कैटल म्यूटिलेशन के दौरान लिए गए सैंपल्स थे। विलियम ने जॉन से पूछा कि क्या वो इन जानकारियों के साथ न्यूज़ चैनल के सामने जाना चाहता है। कुछ दिन की शांति के बाद जॉन ने न्यूज़ में जाने का मन बनाया और विलियम्स को फ़ोन किया। उनसे संपर्क ना होने पर उनके बारे में अपने दोस्त से पूछा। उनके दोस्त ने कहा कि विलियम मर चुके हैं और अपने सैंपल्स की जानकारी लेने पे जॉन को यह पता चला कि उनकी मौत के थोड़े दिनों बाद उनकी लैब में आग लग गई थी और सब नष्ट हो चुका है। इस घटना के बाद जॉन को लगने लगा कि सरकार भी इसमें शामिल है और एक अनचाहे मेहमान ने इस बात को और पुख्ता कर दिया। प्रेस से पहली बार बात करने के बाद एक दिन जॉन अपने रैंच पे काम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति काले सूट में उनके गेट के बाहर खड़े हैं। वो उनकी तरफ देख ही रहे थे कि वो दोनों बंद गेट के लोहे के एंगल्स के बीच से होते हुए उनके पास आ गए और उन्हें चुप रहने को कहा। वो जमीन से कुछ ऊपर चल रहे थे या तैर रहे थे। उन दोनों ने काली हैट और काला चश्मा पहन रखा था और उनसे अजीब सी गंध आ रही थी। वो वापस मुड़े, थोड़ी दूर जाने के बाद गायब हो गए। जॉन अपने कथन से कभी डिगे नहीं और जिन लोगों ने भी उनका इंटरव्यू लिया था वो भी उन्हें सच्चा मानते हैं। रैंच के नए लोगों ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। एरिजोना अपने आप में यूएफओ के लिए एक मशहूर जगह है। खैर, जॉन की कहानियां और बाकी कई लोगों की कहानियों में काफ़ी समानता है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है सबूत। अगर स्टारडस्ट रैंच की घटनाओं में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हम जॉन और जॉयस को अपनी नई जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी